हेलो फ्रेंड आशा करते हैं आप एसएससी जेएसटी पेपर 2 की तैयारी करने के लिए पूरी तरह से खुद को तैयार कर चुके होंगे। फ्रेंड इसके पहले मैंने जो भी सेशंस लिया था उस सेशंस में निबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातों का आपसे साझा किया था, सारे के सारे बातों को आप ज़रूर याद रखे होंगे और उन्हीं बातों के आधार पे आप एक सॉलिड सा रणनीति बना चुके होंगे और निबंध की तैयारी में जुट भी गए होंगे। फ्रेंड अभी भी कई सारे कैंडिडेट्स में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूज़न है, वे पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी को काफ़ी समान तरीके से ले रहे हैं, दोनों में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं करना चाहते हैं। फ्रेंड ये बहुत ही बड़ा भ्रम है, इस भ्रम को आपको तोड़ना पड़ेगा हर हालत में, नहीं तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोर है, 160 है, 170 मार्क्स है, इसके बावजूद भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो, आप पेपर 2 में 80 से 90 नंबर ही ला सके और इस तरह से आप चूक ना जाएं फाइनल सिलेक्शन में। फ्रेंड आपको जानना है कि पेपर 1 पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड पेपर है, इसमें आपको चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए दिया जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में हर चैप्टर से रिलेटेड अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, यदि आप इसमें अच्छा करते हैं तब आपका इसमें पेपर 1 में सिलेक्शन होता है और इसी ज्ञान के आधार पर आपका पेपर 2 लिया जाता है, उसकी परीक्षा लिया जाता है, ताकि आपने जो भी सीखा है, जो भी कंसेप्ट को क्लियर किया है हिंदी और अंग्रेजी से रिलेटेड, उस कंसेप्ट को आप अप्लाई कर सके अनुवाद में और निबंध में। ठीक है, इसलिए फ्रेंड ये जो पेपर 2 है पूरी तरह से आपका प्रैक्टिकल पेपर है और प्रैक्टिकल पेपर में क्या करना पड़ता है, आपको पूरी तरह से फोकस करना पड़ता है एक्सरसाइज पर। आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं आपको तुरंत लिख लेना है, सुंदर से हैंडराइटिंग में लिखने का प्रयास करना है, जल्दीबाजी में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इस कारण से मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो तैयारी पेपर 2 की है वह पूरी तरह से लगभग 90% आपके एक्सरसाइज पर डिपेंड करता है। आप एक्सरसाइज बनाइए, अनुवाद करिए हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी निबंध लिखिए, अंग्रेजी निबंध लिखिए, इसके बाद फिर स्वमूल्यांकन सबसे पहले करिए, क्योंकि दिमाग को अलर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपने जो भी सीखा है अंग्रेजी हिंदी में वो उस तरह उसका जो ज्ञान है आप पेपर 2 की तैयारी करने में इस्तेमाल करना है। आपको दिमाग को अलर्ट रखना है, उसको कहना है कि आप किसी भी तरह का कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करें, आप किसी भी तरह का स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें, आप थॉट से रिलेटेड आप किसी भी तरह का कोई एरर ना ले आवें अपने सेंटेंसेस में। कॉमन एरर्स का आप ज्ञान को काफ़ी बखूबी इस्तेमाल करें पेपर 2 की तैयारी करने में। बस आपको अपने दिमाग को अलर्ट रखना है और तब देखिएगा कि एग्ज़ाम होने तक आपका दिमाग पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगा और वो लगभग ना के बराबर किसी भी तरह का मिस्टेक्स करेगा। कोई कॉमन एरर नहीं आएगा, कोई स्पेलिंग एरर नहीं आएगा, शब्दों का चयन भी आप अच्छी तरह से कर सकेंगे। ओके, तो फ्रेंड इस बात को ध्यान में रख करके आप प्लीज़ पेपर 2 की तैयारी करिए। नो लाइव क्लासेस का फंडा आप मत रखिए, वीडियो लेक्चर्स पर ज़्यादा आप फोकस मत करिए, क्योंकि पेपर 2 की तैयारी करने के लिए कोई थ्योरी नहीं है। आपको बस कुछ पॉइंट्स 4-5 पॉइंट्स आपको याद रखना और यही 4-5 पॉइंट्स जो मैंने निबंध के सेक्शन में बताया और आज मैं अनुवाद से संबंधित कुछ विशेष तरह के पॉइंट्स पर मैं आपसे कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातों को शेयर करूंगा। उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आपको बस अनुवाद करते चले जाना है। ओके, तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके आप प्लीज़ पेपर 2 की तैयारी करें। अब फ्रेंड हम लोग जानते हैं कि जिस तरह से हम लोग निबंध से रिलेटेड रणनीति को बनाए थे, उसी तरह से हम लोग अनुवाद से संबंधित रणनीति को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें हम लोगों को कौन कौन से महत्वपूर्ण बातों पर फोकस करना है, इन्हीं बातों को काफ़ी विस्तार से इस वीडियो सेशन में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड लेट्स गेट स्टार्टेड विथ ऑल दोज हाईली इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स
to be memorized while dealing with the questions relating to the translation section. ओके फ्रेंड, सबसे पहला आपको ध्यान में रखना है, और आपने पढ़ा भी है पीजीडीटी के जब आप तैयारी कर रहे थे तब आप सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज दोनों के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है ना। सोर्स लैंग्वेज मतलब स्रोत भाषा और टारगेट लैंग्वेज मतलब लक्ष्य भाषा। फ्रेंड, जब भी आप अनुवाद कर रहे हैं तब आपको ध्यान में रखना है कि सोर्स लैंग्वेज और टारगेट लैंग्वेज में हमें कंसेप्ट को क्लियर रखना है। इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सोर्स लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है और जो टारगेट लैंग्वेज का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, दोनों के स्ट्रक्चर्स में काफ़ी भिन्नता होती है। उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आपको अनुवाद करना है। जैसे मान लिया जाए आपका जो सोर्स लैंग्वेज है वो है हिंदी और आपका जो टारगेट लैंग्वेज है वह है इंग्लिश, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है प्रमुख बात कि हिंदी का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वह होता है, सबसे पहले आपको कर्ता को रखना है, इसके बाद फिर आपको कर्म को रखना है, इसके बाद आपको क्रिया को रखना है, ठीक है। कर्म के जगह पर आप अदर वर्ड्स भी लगा सकते हैं। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर चलता है। लेकिन यही अंग्रेजी की यदि बात करते हैं हम लोग तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें ऑब्वियसली शुरू में सब्जेक्ट को हम लोग लगाते हैं, इसके बाद तुरंत हम लोगों को वर्ब को लगाना पड़ता है, ठीक है। यदि हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो सब्जेक्ट लगाते हैं और उसके बाद फिर वर्ब को लगाते हैं, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को लगाते हैं या अदर वर्ड्स को लगाते हैं। इस बात को ध्यान में रख करके आपको अनुवाद करना है, चाहे वो सेंटेंस बड़ा हो छोटा हो। सबसे पहला ये चीज़ को ध्यान में रखना है, पहले सब्जेक्ट को रखना है, इसके बाद वर्ब को रखना है, इसके बाद फिर अदर वर्ड्स को रखना है। अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद फिर यदि एडवर्ब आता है, जनरली एडवर्ब्स ही आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद, तो एडवर्ब्स में आप पढ़े होंगे MPT रूल को। M stands for adverb of manner, P stands for adverb of place, T stands for adverb of time. ओके, तब इस तरह से आपको सजाना है। एडवर्ब से रिलेटेड आप पेपर 1 में पढ़ाई किए होंगे, इस तरह के रूल को आप ज़रूर पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तब फिर आपको पढ़ लेने की आवश्यकता है, नहीं तो फिर वीडियो लेक्चर को इस तरह से सुनते रहें। मैं ज़रूर कोई ना कोई अनुवाद का सेक्शन आएगा तो वहाँ पर मैं इस तरह के रूल को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके फ्रेंड, ये हुआ पहला इम्पॉर्टेंट बात जिसको आपको ध्यान में रखना है जब भी आप सोर्स लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं तो, ठीक है। अब फ्रेंड हम लोग दूसरी महत्वपूर्ण बात पर फोकस करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, आपके सीनियर्स भी कह सकते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी कह सकते हैं कि आप वोकैब को भी टाइम दीजिए, वोकैब को लर्न करने के लिए टाइम दीजिए। मैं कहूँगा कि वोकैब के लिए आप 0 टाइम दीजिए, एक ज़रा सा भी टाइम मत दीजिए। जो भी आप पेपर 1 में जो भी वर्ड्स को पढ़े हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सब तरह के वर्ड्स को भूल ही गए होंगे। अगर भूल गए होंगे तब तो फिर तो आप स्टूडेंट कहलाने के लायक ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड जो भी वर्ड्स आपने पेपर 1 की तैयारी करने के लिए लर्न किए थे उसको बस थोड़ा याद रखना है, रिवीजन कर सकते हैं। जितने भी वर्ड्स आपके पास है, जो भी वर्ड स्टॉक है उतना काफ़ी है। आपको कोई टेक्निकल वर्ड्स को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी वर्ड्स आप लर्न कर रहे हैं वो एग्ज़ाम में आ ही जाए। इसलिए फ्रेंड आपको, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था, कि आपको बस एक्सरसाइज पर फोकस करना है। आप जो भी अनुवाद अनुच्छेद लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अनुवाद अनुच्छेद लीजिए। हर दिन क्या करिए कि 1-2 अनुवाद अनुच्छेद लीजिए। आप सबसे पहला हिंदी से अंग्रेज़ी लीजिए, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश लीजिए, इसके बाद फिर दूसरा लीजिए इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है, हिंदी लीजिए। इसके बाद फिर एक आप हिंदी ऐसे लीजिए, ओके, आप फिर एक इंग्लिश ऐसे लीजिए। अगर आप इसे डेली बेसिस पर कर पाते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो एटलीस्ट क्या करें कि ऐसे को लिखने में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप ऑल्टरनेट डेज में आप ज़रूर, आज आप हिंदी ऐसे लिखिए तो कल आप अंग्रेज़ी ऐसे लिखिए, ठीक है। और जहाँ तक ट्रांसलेशन की बात है तो ट्रांसलेशन छोटे छोटे पैसेज से ही आप उठाइए, वो भी कंप्लीट पैसेज हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा,
ठीक है। तो वो कंप्लीट पैसेज में आपका कंप्लीट थॉट आ जाता है और ऐसी स्थिति में आप सेंटेंसेस को काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड तरीके से लिख सकते हैं, उसके भाव को पकड़ सकते हैं यदि वो कंप्लीट पैसेज अपने आप में होगा तो। इसलिए ऐसा नहीं कि पेपर में आप एक पैराग्राफ को उठाया और उसका आशय आधा एक पैराग्राफ में और उसके बाद पूरा आशय दूसरे पैराग्राफ में नहीं, ये आपको एक ही पैराग्राफ उठाना है जो कि लगभग 150 से 200 शब्दों का वो होना चाहिए। आप 200 से 250 भी ले सकते हैं, लेकिन आप 200 स्टैंडर्ड आप रखिए, ठीक है। 200 शब्दों का होना चाहिए, वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। ओके, तो इस तरह से आप पैसेजेस को उठाइए और आपको अनुवाद करना है हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी का अनुवाद करना है, ठीक है। तो और इसके दरमियान में अनुवाद करने के क्रम में आपको नए नए शब्द मिलेंगे, ठीक है। तो वो नए शब्द जो आप यूज़ करेंगे उससे होगा क्या कि आप शब्दों का यूज़ करना सीखेंगे। आप ज़रूर कीज़ ज़रूर रखिए अपने पास, जो भी आप अनुवाद कर रहे हैं उसका आंसर भी आपके समक्ष में रहना चाहिए। यदि आंसर नहीं है तो फिर आपको इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा किसी एक्सपर्ट से, किसी टीचर से आपको इवैल्यूएशन करवाना पड़ेगा, तब आप अनुवाद सेक्शन में धीरे धीरे करके बहुत अच्छा होते चले जाएंगे, ठीक है। और वही बात है कि जब भी आप ऐसे की तैयारी करेंगे तो ऐसे से संबंधित जो भी टेक्निकल वर्ड्स होगा वो ऐसे में ही आ जाएगा, ऐसे में ही प्रयुक्त हो जाएगा। उस टेक्निकल वर्ड्स का आपको बस 2-3 बार अभ्यास करेंगे तो वो टेक्निकल वर्ड्स आपका अपनी संपत्ति हो जाएगी और उसका आप बखूबी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। इसीलिए नो नीड टू क्रैम द वर्ड्स, ओके। वर्ड्स को लर्न करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब फ्रेंड, जो तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है वह है कि फ्रेंड, बहुत सारे कैंडिडेट्स डर जाते हैं कि बड़े सेंटेंसेस का हम कैसे करके अनुवाद करेंगे, ठीक है। बड़े वाक्यों का अनुवाद कैसे करेंगे। तो फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि बड़े वाक्यों का अनुवाद करना बहुत ही आसान है। आपको जो बेसिक जो मैंने स्ट्रक्चर बताया था, बस बेसिक स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। अंग्रेजी की यदि आप बात करते हैं तो सब्जेक्ट को सबसे पहले खोजना है, इसके बाद फिर वर्ब को खोज करके सेकंड प्लेस में रखना है, इसके बाद फिर आपको अदर वर्ड्स को डालते चला जाना है। आप एक एग्जाम्पल लेकर के समझिए। आप लीजिए, राधा गाती है, ठीक है। राधा गाती है, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? राधा है। इसके बाद वर्ब कौन है? गाती है, ठीक है। तो राधा सिंग्स हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाइए, राधा गाना गाती है, ठीक है। ये क्या है? गाना, ऑब्जेक्ट आ गया। तब अंग्रेजी में क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हम लोग वर्ब को रखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। इसको थोड़ा सा और खींचते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा लिखते हैं, राधा गाना बगीचे में शाम में गाती है, ठीक है। तो लेकिन फ्रेंड, ये जो है सो आपका फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिक्स्ड रखेंगे, राधा सिंग्स अ सॉन्ग। इसके बाद जो अदर वर्ड्स आ रहा है वो हम लोग लास्ट में ही रखेंगे, है ना। एमपीटी रूल यहाँ पर फॉलो करेंगे। सबसे पहले अगर मैनर है तो मैनर को रखेंगे, मैनर नहीं है तो प्लेस को रखेंगे, इसके बाद टाइम को रखेंगे। राधा गाती है, गाना गाती है, कहाँ गाती है? बगीचे में गाती है, तो पी यहाँ पर हम लोग रखेंगे इन द गार्डन, ठीक है। इन द गार्डन लिखेंगे। अब कहाँ गाती है, कब गाती है? टाइम इसके बाद लगाना है, शाम में गाती है, तो इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। इसको और थोड़ा सा खींच दीजिए, राधा गाना बगीचे में शाम में शाम में पैसे अर्न करने के लिए गाती है, ठीक है। पैसे अर्न करने के लिए, पैसे कमाने के लिए गाती है। तब जो रीज़न होता है वह सबसे लास्ट में जाता है। अब इसका किस तरह से हम लोग बनाएंगे ट्रांसलेशन? राधा सिंग्स अ सॉन्ग इन द गार्डन इन द इवनिंग टू अर्न मनी, ठीक है।
तो फ्रेंड आप इसी तरह से यदि आप ट्रांसलेशन करते हैं, थोड़ा तोड़ करके ट्रांसलेशन करते हैं, जो भी आप पेपर 1 में अपने कंसेप्ट को क्लियर किए हुए हैं, आप जो भी नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन प्रीपोजिशन पढ़े हैं, सारे तरह के नॉलेज को ले करके यदि आप ट्रांसलेशन करते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। और यदि बड़ा सेंटेंस है तब वो रबर के जैसा जो खींचने का काम किया जाता है, तो बस इसी तरह से खींचने का काम किया जाता है। तो आपको इसी तरह से तोड़ करके अनुवाद बनाना है, ठीक है। ये हुआ तीसरी महत्वपूर्ण बात। इसके बाद फ्रेंड कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि सर जैसा कि दिया हुआ है किताब में कुंजी के रूप में, आंसर के रूप में, उस तरह से अगर हम नहीं बनाते हैं तो क्या गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए आप 2 से 3 तरीके का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, आप एक उदाहरण लेकर के समझिए। आप फ्रेंड यदि आपके पास थोड़ा नॉलेज नहीं हो तो प्लीज़ जो मैंने 2 चैप्टर्स बताया हुआ था, सिंथेसिस एंड एनालिसिस ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि रेनन मार्टिन में और नेस्फील्ड के ग्रामर की बुक में मिलेगा, वो एकदम पूरी तरह से आपके राइटिंग स्किल पर ही आधारित है। नहीं तो आप हमारे कोर्स में आप आएँ, वहाँ पर आपको मिलेगा राइटिंग स्किल बूस्टर के नाम पर, ठीक है। फ्रेंड इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। अनुवाद में हम लोग क्या करते हैं कि 3 तरह के सेंटेंसेस का यूज़ कर सकते हैं एक ही तरह का भाव देने के लिए, एक ही तरह के एक्सप्रेशन देने के लिए। सपोज़ कि हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं, मैं जानता हूँ कि वह दिल्ली में रहता है, ठीक है। इसका भाव तो हम तो समझ गए, मैं जानता हूँ कि वह दिल्ली में रहता है, काफ़ी आसान है। इसको हम लोग अनुवाद इस तरह से करेंगे, आई नो दैट ही लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। यदि फ्रेंड आपको ये वाला सेंटेंस नहीं आ रहा है, ओके, इसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है, तब आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, आई नो हिम लिव इन दिल्ली, ठीक है। नो एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद हम लोग यदि कोई वर्ब को लगाते हैं तब वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही होता है, आप इसके पहले टू नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसा ऊपर का भाव आ रहा है उसी तरह से नीचे का भी भाव आ रहा है, दोनों के भाव में किसी भी तरह का कोई अंतर नहीं है। यदि आप दिए गए सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसे बनाते हैं या ऐसे बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको मार्क्स अब पूरे के पूरे मिलेंगे। आप इसी सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते हैं, ही लिव्स इन दिल्ली, he lives in Delhi and I know it। ऐसे भी आप बना सकते हैं सेंटेंस को। इसके भी भाव में कोई अंतर है, आप खुद देख सकते हैं कि क्या तीनों सेंटेंसेज एक दूसरे के समान नहीं है। ऑब्वियसली पूरी तरह से सिमिलर है, भाव पूरी तरह से सिमिलर है। इस कारण से हम लोग इस बात पर जोर डालते हैं कि हम लोग वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन पर ज़्यादा फोकस ना करके हम लोगों को भावानुवाद करेंगे। इससे हम लोगों को फ़ायदा भी होने वाला है। भावानुवाद पर यदि आप ज़्यादा फोकस करते हैं तो मान लिया जाए कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है जिसका आपको मालूम नहीं है मतलब, तो ऐसी स्थिति में आप भाव को पकड़ करके कोई दूसरा सा वर्ड वहाँ पर यूज़ कर दीजिए, लेकिन भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इस कारण से भावानुवाद पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, और वो सही में अच्छा अनुवाद भी होता है। फ्रेंड यहाँ पर एक और चीज़ आपको गौर करना है कि जो पहला जो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, आई नो दैट ही लिव्स इन दिल्ली, इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं जटिल वाक्य, नहीं तो हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। नीचे वाला जो सेंटेंस है हमारा, आई नो हिम लिव इन दिल्ली, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक ही फाइनाइट वर्ब का यहाँ पर यूज़ हुआ है, और ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं सिंपल सेंटेंस,
जिस सेंटेंस में केवल एक ही फाइनाइट वर्ब का यूज़ होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही प्रेडिकेट होता है, एक ही कर्ता और एक ही विधेय होता है, तो ऐसे वाक्य को हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य, सिंपल सेंटेंस। ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज का यूज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, दैट एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन का भी चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, आपको इस चैप्टर को भी बहुत अच्छी तरह से कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड हम लोग ही लिव्स, ये जो थर्ड सेंटेंस हम लोग देख पा रहे हैं, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कॉम्पाउंड सेंटेंस है। ठीक है, ये इसको हम लोग कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो आपको सेंटेंसेस के प्रकार को जानना है, समझना है, आपको कन्वर्जन के प्रति नॉलेज रखना है, उसके प्रति आपको दक्ष बनना है, आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा अनुवाद में करेंगे। तो फ्रेंड ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हुई अनुवाद से संबंधित। आशा करते हैं आपको जो भी मैंने बताया इस वीडियो सेशन में आप उसको फॉलो करिएगा और आप इस तरह से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे कोर्सेज़ को देख सकते हैं। आपको 200 से ज़्यादा ही आपको अनुवाद अनुच्छेद करने के लिए मिलेगा। आपको निबंध भी अच्छे खासे मिल रहे हैं और मूल्यांकन के लिए आपको हमेशा हमारी टीम असिस्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। फ्रेंड, यदि आप 160 या 160 से ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं पेपर 1 में, तब मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स को लॉन्च किया है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल है आपको असिस्ट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप उस लिंक पर जाइएगा और उस कोर्स को आप फ्री में अवेल करिए। ओके, उसमें क्या करना है कि आपको रजिस्टर करना है, इसके बाद फिर आप ईमेल को हमारे में सेंड कर देना है, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है और हमारी जो टेक्निकल टीम होगी वह आपके कोर्स को एक्टिवेट कर देंगे और वहाँ पर आप मॉक्स ले सकते हैं, आप उसका मूल्यांकन भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हम लोग अगले वीडियो सेशन में मिलते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू very much.